बाईं ओर पाकिस्तान की राजधानी इस्लामाबाद है। सुनसान सड़कें, बख्तरबंद गाड़ियां, चप्पे चप्पे पर पुलिस और फौज की तैनाती। दाईं ओर लेबनान है, मलबे में तब्दील इमारतें, जनाजों की कतार और रोते बिलखते हुए लोग। ये किस तरह का सीज फायर है? क्या इससे किसी पीस डील की नींव तैयार हो पाएगी? क्या ईरान लेबनान के मुद्दे को किनारे करके अमेरिका से बात करने को तैयार होगा? और क्या ईरान अपना यूरेनियम अमेरिका के हवाले कर देगा, या अमेरिका को अपनी जिद आखिर में छोड़नी होगी? सवाल यह भी है कि क्या उस मेज से कोई लॉन्ग टर्म पीस डील निकल भी सकती है जिस मेल से इजराइल ही गायब हो? आज इन्हीं पर बात करेंगे। नमस्कार, मेरा नाम कुलदीप है और आप देख रहे हैं ललन टॉप का अंतर्राष्ट्रीय प्रसंगों से जुड़ा रोजाना का कार्यक्रम दुनियादारी। Brought to you by Rajnigandha Saluja Gold and Candid. किन मुद्दों पर बात होगी, कौन से पेंच फंसेंगे, दोनों पक्षों की शर्तें क्या होंगी? इन तमाम सवालों से इतर एक बुनियादी सवाल यह है कि बात होगी भी या नहीं। बातचीत के लिए 11 अप्रैल का दिन तय किया गया था। मेजबान पाकिस्तान तैयारियों में तो लगा हुआ है। पूरे इस्लामाबाद में लॉकडाउन है। रिपोर्ट्स के मुताबिक बातचीत इस्लामाबाद के सेरेना होटल में होनी है। होटल को मेहमानों से खाली करवाकर सरकार ने अपने कंट्रोल में ले लिया है। करीब 3 किलोमीटर तक आर्मी का पहरा है। 10,000 से ज़्यादा पुलिसकर्मी, पैरामिलिट्री रेंजर्स और सेना के जवान चप्पे चप्पे पर तैनात हैं। शहर का रेड जोन, जहां राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री के दफ्तर, संसद, सुप्रीम कोर्ट और विदेशी दूतावास हैं, वो इलाका पूरी तरह से सील है। हवाई निगरानी भी बढ़ा दी गई है। जाहिर है, पाकिस्तान अंदरूनी खतरों से डरा हुआ है। जरा सी भी चूक या कोई भी आतंकी घटना बातचीत को पटरी से उतार सकती है, पाकिस्तान की छवि को खराब कर सकती है। इसी साल फरवरी में इस्लामाबाद में एक बड़ा आत्मघाती हमला हुआ था, जिसके जवाब में पाकिस्तान ने अफगानिस्तान पर एयर स्ट्राइक की थी और हफ्तों तक दोनों में जंग चली थी। ऐसे में पाकिस्तान कोई जोखिम नहीं उठाना चाह रहा। उप प्रधानमंत्री इशाक डार ने डेलीगेट्स और पत्रकारों के लिए वीज़ा ऑन अराइवल का ऐलान किया है। कुल जमा मेज़ सज चुकी है, सुरक्षा चाक चौबंद है, लेकिन जिन दो देशों के बीच बात होनी है उनके डेलीगेशन का अभी तक अता पता नहीं है। 9 अप्रैल को पाकिस्तान में ईरान के राजदूत रजा अमीर मुक़द्दम ने एक्स पर पोस्ट करके कंफर्म किया कि 10 सदस्यों वाला ईरानी डेलीगेशन आज रात इस्लामाबाद पहुंच रहा है, लेकिन कुछ ही घंटों बाद उन्होंने ये पोस्ट डिलीट कर दिया। इसके बाद अमेरिकी अखबार वॉल स्ट्रीट जर्नल ने खबर छापी कि ईरान के विदेश मंत्री अब्बास अरागची और संसद के स्पीकर मोहम्मद बाकर गालिबफ इस्लामाबाद पहुंच गए हैं, लेकिन ईरान की सरकारी न्यूज़ एजेंसियों ने इसे झूठा करार दिया। तस्नीम न्यूज़ एजेंसी ने लिखा कि बातचीत सस्पेंड कर दी गई है। इस कन्फ्यूजन के केंद्र में है लेबनान। जब सीज फायर का ऐलान हुआ था तो उम्मीद थी कि पूरे मिडिल ईस्ट में हमले रुक जाएंगे, लेकिन ऐसा हुआ नहीं। इजराइल ने लेबनान में 100 से ज़्यादा हमले किए, हमले बढ़ा दिए, जिनमें 300 से ज़्यादा लोगों की मृत्यु हुई। ईरान के लीड नेगोशिएटर और संसद स्पीकर मोहम्मद बाकर गालिबफ ने इसे समझौते का उल्लंघन कहा और कहा कि ऐसे हालात में द्विपक्षीय बातचीत करना तर्कहीन, अनरीजनेबल होगा। ईरान के राष्ट्रपति मसूद पेजेश्कियान ने भी एक्स पर लिखा कि लेबनान पर हमले इस सीज फायर को महज एक धोखा बनाते हैं। उन्होंने चेतावनी दी कि हमारे हाथ अब भी ट्रिगर पर हैं। ईरान लेबनान में अपने भाई बहनों को कभी अकेला नहीं छोड़ेगा। ऐसे बयानों के बाद इजराइल ने यू टर्न लिया। इजरायली प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू ने कहा कि वो लेबनान के साथ सीधी बातचीत, डायरेक्ट नेगोशिएशंस के लिए तैयार हैं। अमेरिकी विदेश मंत्रालय ने कहा है कि वो लेबनान और इजराइल के बीच सीज फायर की बातचीत अगले हफ्ते वॉशिंगटन में होस्ट करेगा। अमेरिकी मीडिया के मुताबिक इजराइल ने यह फैसला ट्रंप की सिफारिश पर या दबाव पर लिया है, क्योंकि ट्रंप किसी भी तरह अमेरिका को इस जंग से बाहर निकालना चाहते हैं, एक पीस डील चाहते हैं। उन्होंने एनबीसी को न्यूज़ को बताया कि मैंने बीबी यानी नेतन्याहू से बात की है और वो इसे थोड़ा शांत करने वाले हैं। तो क्या इजराइल महज ट्रंप को खुश करने के लिए और उनके लिए एक डिप्लोमेटिक स्पेस बनाने के लिए लेबनान से बात करने को राजी हुआ? ये सवाल इसलिए लाजमी है क्योंकि इजराइल ने बातचीत के लिए जो शर्तें रखी हैं उनका ग्राउंड रियलिटी से कोई वास्ता दिखता नहीं है। इजराइल की शर्त है कि हिजबुल्लाह का निहत्था होना, डिसआर्म होना, लेकिन ग्राउंड पर क्या हो रहा है? 2 मार्च से शुरू हुए ऑपरेशन में अब तक लेबनान के 1888 लोग मारे जा चुके हैं, 6000 से ज़्यादा घायल हैं। इस तबाही के बीच इजराइल का एक मकसद लितानी नदी तक अपना बफर जोन क्रिएट करना है।
ये नदी इजराइल लेबनान के आधिकारिक बॉर्डर, जिसको ब्लू लाइन कहते हैं, उसके समानांतर पैरेलल बहती है। इजराइल का प्लान सीमा के अंदर 8 से 29 किलोमीटर तक घुस करके कब्जा करने का, जमाने का है। इजरायली सेना ने लेबनान के अंदर नए मिलिट्री बेसिस बनाए हैं और नदी पर बने हुए कई पुल भी उन्होंने उड़ा दिए हैं। इजराइल का तर्क है कि 2024 के सीज़फायर के मुताबिक इस इलाके में सिर्फ लेबनान की सेना होनी चाहिए थी, लेकिन ये समझौता जमीन पर कभी लागू ही नहीं हुआ। भारत का सबसे भरोसेमंद सलूजा गोल्ड TMT बार। सलूजा गोल्ड TMT। अब सही पकड़े हो कॉन्ट्रैक्टर बाबू, मजबूती सब कुछ है। जनवरी 2025 में बनी लेबनान की नई सरकार, राष्ट्रपति जोसेफ आउन और PM नवाफ सलाम ने हिजबुल्लाह को कंट्रोल करने की कोशिश की थी, लेकिन नाकाम रही। लेबनान की सेना के पास इतनी ताकत नहीं है कि वो हिजबुल्लाह से ज़बरदस्ती हथियार छीन ले, उनको डिसआर्म कर ले। लेबनान के शिया बहुल इलाकों में असली सत्ता हिजबुल्लाह की ही चलती है। अगर सरकार ने हिजबुल्लाह से ज़बरदस्ती हथियार छीनने की कोशिश की तो देश में 1970 के जैसा गृह युद्ध छिड़ सकता है। हिजबुल्लाह किसी भी और तरीके से हथियार छोड़ने को राजी है नहीं, यानी वॉशिंगटन में इजराइल और लेबनान की सरकार के बीच जो बातचीत होने वाली है उससे इस मसले का हल शायद ही मिले। इजराइल ने यह भी कहा है कि बातचीत के दौरान भी लेबनान में बमबारी जारी रहेगी। लेबनान की सरकार कह रही है कि बातचीत से पहले सीज़फायर होना ज़रूरी है। हिजबुल्लाह तो बातचीत के ही खिलाफ है, जाहिर है। लेबनान का पेच तो फंसा ही हुआ है, लेकिन इस सीज़फायर की एक और अहम शर्त भी बातचीत शुरू होने से पहले ही टूटती नजर आ रही है, और वो शर्त है स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज। व्हाइट हाउस के मुताबिक सीज़फायर की मुख्य शर्त थी कि हॉर्मुज स्ट्रेट को दोबारा खोला जाए। मरीन ट्रैफिक के डेटा के मुताबिक 9 अप्रैल को हॉर्मुज से सिर्फ 11 जहाज गुजरे हैं। जंग शुरू होने से पहले यहाँ से औसतन रोजाना 138 जहाज गुजरते थे। फारस की खाड़ी में अभी भी लगभग 800 जहाज और हज़ारों क्रू मेंबर्स फंसे हुए हैं। ईरान की फार्स न्यूज़ एजेंसी के मुताबिक लेबनान पर इजराइल के हमले के बाद ईरान ने हॉर्मुज से टैंकरों की आवाजाही रोक दी है। शिपिंग कंपनियों का कहना है कि ईरान की ओर से सुरक्षित मार्ग का कोई साफ रास्ता या गाइडलाइन नहीं दिया गया है। इसके अलावा रिपोर्ट्स ये भी हैं कि ईरान की IRGC हॉर्मुज से गुजरने वाले हर जहाज से $20 लाख, करीब 16.5 करोड़ रुपए को टोल टैक्स के तौर पर मांग रही है, और वो भी डॉलर के बजाय चीनी युआन क्रिप्टो करेंसी में। ट्रंप ने ईरान को इस सिलसिले में धमकी भी दी है। उन्होंने लिखा कि ईरान बहुत ख़राब, कुछ लोग कहेंगे अपमानजनक काम कर रहा है। ये वो समझौता नहीं है जो हमने किया था, उन्हें अभी रुक जाना चाहिए, उन्हें टोल टैक्स लेना बंद कर देना चाहिए। अमेरिकी उपराष्ट्रपति JD वैंस ने भी कहा है कि अगर ईरान ने रास्ता नहीं खोला तो सीज़फायर ख़त्म कर दिया जाएगा। इन आशंकाओं के चलते कच्चे तेल की कीमतें फिर से $100 प्रति बैरल के करीब पहुंच रही हैं। लेबनान और हॉर्मुज तो महज फौरी अड़चने हैं इस मामले में। अगर दोनों पक्ष किसी तरह बातचीत की मेज़ पर बैठ भी गए तो उनके बीच लॉन्ग टर्म फासले इतने गहरे हैं कि किसी स्थायी समाधान तक पहुंचना बहुत ही मुश्किल लगता है। ईरान के 10 पॉइंट प्लान और अमेरिका के 15 पॉइंट प्लान की शर्तों के बीच ज़मीन और आसमान का फ़र्क है। अमेरिका की ज़िद है कि ईरान अपना एनरिच्ड यूरेनियम का ज़ख़ीरा सौंप दे। व्हाइट हाउस इसे नॉन नेगोशिएबल बता रहा है। सवाल यह है कि जो ईरान 40 दिन तक अमेरिका और इजराइल के भयंकर हमले झेल कर भी खड़ा है, क्या वो आधिकारिक तौर पर अपना न्यूक्लियर प्रोग्राम बंद कर देगा? क्या वो अपना यूरेनियम अमेरिका को सौंप देगा? ईरान के हाथ में स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज है। ईरान समझ चुका है कि हॉर्मुज को बंद करके वो दुनिया की अर्थव्यवस्था को परेशानी में डाल सकता है, इसलिए ईरान सारी पाबंदियां हटाने की मांग कर रहा है। हॉर्मुज पर भी वो अब अपना कंट्रोल चाहता है ताकि वहां से गुजरने वाले हर जहाज से वो करोड़ों रुपए का टोल वसूल सके। बातचीत शुरू होने से पहले ही अमेरिका और ईरान दोनों ही अपनी अपनी जनता को ये दिखाने की होड़ में हैं कि इस जंग में जीत उनकी हुई है। दोनों की डिमांड्स भी इसी आत्मविश्वास के इर्द गिर्द हैं। भयंकर थकान के बावजूद दोनों में से कोई भी झुककर कमज़ोर नहीं दिखना चाहता। इसके अलावा डोनाल्ड ट्रंप के दूसरे कार्यकाल में अमेरिका और ईरान 2 बार बातचीत की टेबल पर पहले बैठ चुके हैं और दोनों बार जंग शुरू हुई है बातचीत के अंजाम के तौर पर। इसीलिए ये बात ईरान के जहन में होगी और अमेरिका को लेकर के जो अविश्वास है वो भी इस बातचीत में नज़र आ सकता है। इस डील की सबसे बड़ी खामी यह है कि जिस देश के हित इस जंग में अमेरिका से भी ज़्यादा है, यानी इजराइल, वो नेगोशिएशन की टेबल से ही गायब है। ख़तरा यह है कि अगर अमेरिका और ईरान के बीच कोई डील हो भी गई तो इजराइल बड़ी आसानी से इससे पल्ला झाड़ सकता है। समस्या बिचौलिए यानी पाकिस्तान को लेकर के भी है। पाकिस्तान
खुद को एक न्यूट्रल मध्यस्थ के तौर पर पेश कर रहा है, लेकिन इजराइल को उस पर भरोसा नहीं है। इसकी मिसाल भी मिली है। पाकिस्तान के रक्षा मंत्री ख्वाजा आसिफ ने इजराइल से जुड़ा एक पोस्ट किया था, जिसे बाद में डिलीट कर दिया गया। ख्वाजा आसिफ ने लिखा था, इजराइल शैतान है और इंसानियत के लिए कलंक है। मुझे उम्मीद है कि जिन लोगों ने फ़िलिस्तीन की ज़मीन पर इस कैंसरस देश को बनाया वो जहन्नुम में जलेंगे। इजरायली प्रधानमंत्री के दफ्तर और विदेश मंत्री गिदोन सार ने इसे यहूदी विरोधी एंटी सेमिटिक करार दिया। इजराइल ने सवाल उठाया कि जो सरकार हमारे विनाश की बात करती है वो शांति वार्ता में निष्पक्ष मध्यस्थ कैसे हो सकती है। सवाल और भी हैं कि जैसे अगर कोई समझौता हो भी जाता है तो उसकी गारंटी कौन लेगा। चीन ने ईरान पर सीज़फायर का दबाव ज़रूर डाला है, लेकिन क्या वो अमेरिका या इजराइल के बर्ताव की गारंटी लेने का जोखिम कभी उठाएगा? हमने जानकारों से बात की। देखिए, अगर आप सीज फायर कोई ले तो सीज फायर दुनिया में जितने भी होते हैं, खासकर ऐसे युद्धों में जहां पर क्लियरली डिफाइंड ऑब्जेक्टिव अचीव नहीं किया गया हो आइदर एंड से, दोनों से, तो सीज फायर को होल्ड करना डिफिकल्ट होता है। लेकिन इस सीज फायर को मैं इसलिए स्थायी मान रहा हूं, और कुछ सीज फायर की जो दिक्कतें होती तो आएंगी, क्योंकि इसको पहले अमेरिका ने इनिशिएट किया है। ईरान लड़ने के लिए तैयार था और अमेरिका को यह लग रहा था कि अब ऑफ रैंपिंग जिसको वो कहते हैं उसका प्रोसेस शुरू होना चाहिए, क्योंकि ये लड़ाई तो वृहत होगी ही, जानो माल का नुकसान तो होगा ही। जो इकोनॉमिक फ्रंट पे है और हॉर्मुज स्ट्रेट को लेकर है, वो उसको सॉल्व नहीं किया जा सकता है जब तक युद्ध रुके नहीं। और इकोनॉमिक कॉस्ट अमेरिका के लिए बहुत ज्यादा हो रहा था, और स्टेटेड ऑब्जेक्टिव अमेरिका का जो रिजीम चेंज था, उनको लगने लगा कि अब शायद वो अचीव नहीं होगा, या अचीव होगा भी तो उसके कॉस्ट, इकोनॉमिक कॉस्ट बहुत देने होंगे। दूसरा फैक्टर है पाकिस्तान में जो ये मीटिंग हो रही है सीज फायर के लिए, या जो इनकी समिट लेवल मीटिंग हो रही है, उसमें अभी तक इजराइल की सहमति नहीं है, और इजराइल भी एक फैक्टर है। इजराइल के पाकिस्तान से डिप्लोमेटिक रिलेशंस नहीं है। हालांकि इजराइल के गल्फ कंट्रीज के बहुत सारे स्टेट्स के साथ डिप्लोमेटिक रिलेशन नहीं है, जैसे सऊदी अरेबिया के साथ नहीं है, कुवैत के साथ नहीं है, ईरान के साथ तो उनका काफी दिनों से चला ही आ रहा है। तो वो इजराइल एज अ फैक्टर यहाँ फिगर इन करेगा कि नहीं, और लेबनान को या जो हमास से जो उनकी लड़ाई है वो इसमें फैक्टर इन करेगी कि नहीं। हालांकि ये कहा जा रहा है कि इस मुद्दे पर लेबनान को जोड़ा नहीं जाए, लेकिन इजराइल बहुत इस बात पर क्लियर है कि उसके प्रॉब्लम जो है लेबनान के पहले से थे और इससे अलग है। ईरान कह रहा है कि उसके साथ, तो वो एक हमेशा एक वेरिएबल रहेगा कि अगर वो टूटा तो क्या हो। तो हालांकि दबाव पड़ा है इजराइल पर, देख के लग रहा है कि उन्होंने भी बातचीत करने के लिए अमेरिका जाने की पेशकश की है उन दोनों ने, और अमेरिका के ही बिहेस्ट पे ऐसा हुआ होगा। चीन इसमें गारंटर तो नहीं बनेगा, लेकिन चीन का दबाव है कि शांति किया जाए, और उस शांति प्रोसेस में हम पहले से भी जानते हैं कि ईरान के बहुत अच्छे संबंध हैं चीन के साथ, वो भी उन पर दबाव डाल रहा होगा। उनकी तेल की आयात भी होती है तो वो भी दबाव होगा, लेकिन चीन के कहने पर ईरान नहीं चलेगा, और वो पहले भी कह चुका है, क्योंकि उसका इंटेंशन कुछ और है और उसके स्टेटेड ऑब्जेक्टिव कुछ और हैं, क्योंकि उनके लिए एग्जिस्टेंशियल लड़ाई है ईरान के लिए। तो इन सब चीजों से मुझे ये लग रहा है कि चूंकि अमेरिका इंटरेस्टेड है इस डील में, इसलिए वो चाहेंगे कि ये डील आगे बढ़े, ये सीज फायर आगे बढ़े। बड़ी खबर यहीं तक, अब बारी है सुर्खियों की। कैंडिड डस्टिंग पाउडर, 4 स्किन प्रॉब्लम्स का एक एक्सपर्ट सॉल्यूशन। कैंडिड डस्टिंग पाउडर, हटा खुजली, लगा कैंडिड। डोनाल्ड ट्रंप की पत्नी और अमेरिका की फर्स्ट लेडी मेलानिया ट्रंप पहली बार एप्स्टीन फाइल्स पर खुलकर बोली हैं। 3 खास बातें उन्होंने कही। पहली बात, मेरा जेफरी एप्स्टीन से कोई लेना देना नहीं था, मैं डोनाल्ड ट्रंप के साथ ही पहली बार उससे मिली थी। दूसरी बात, एप्स्टीन से न्यूयॉर्क और पाम बीच के सोशल सर्कल्स में मिलना जुलना होता था, मुझे उसके अपराधों के बारे में भी कुछ पता नहीं था। तीसरी बात, सोशल मीडिया पर एप्स्टीन और मुझसे जुड़ी कुछ झूठी तस्वीरें और बयान चल रहे हैं, इससे सावधान रहना चाहिए। मेलानिया ने जेफरी एप्स्टीन की सहयोगी रही गिहिसलेन मैक्सवेल को भेजे गए ईमेल पर भी सफाई दी, कहा कि ये एक नॉर्मल कॉन्वर्सेशन थी और इससे अधिक कुछ नहीं। यहाँ पर यह भी जानना जरूरी है कि एप्स्टीन फाइल्स से जुड़े कुछ ईमेल्स में गिहिसलेन मैक्सवेल और मेलानिया ट्रंप के बीच एक बातचीत कथित तौर पर सामने आई थी। अमेरिकी मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक दोनों के बीच बातचीत के ये ईमेल्स 2002 के हैं। इसके अलावा मेलानिया और जेफरी एप्स्टीन की एक तस्वीर भी सामने आई थी। मेलानिया ने अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस में इन्हीं सब पर अब सफाई दी है।
कुल मिलाकर मेलानिया ने सेक्स ऑफेंडर जेफरी एप्स्टीन से जुड़े पूरे विवाद से खुद को अलग करने की कोशिश की, लेकिन अब इस सफाई की टाइमिंग पर सवाल उठ रहे हैं। कहा जा रहा है कि जब इस समय सभी का ध्यान ईरान के साथ चल रही शांति वार्ता पर है, तो ऐसे वक्त में एप्स्टीन फाइल्स का मुद्दा दोबारा क्यों उठाया गया। अगली सुर्खी, रूस और यूक्रेन के बीच सीज फायर हो गया है सिर्फ 32 घंटों के लिए। ये सीज फायर ऑर्थोडॉक्स ईस्टर के खास मौकों पर किया जा रहा है। ये ऑर्थोडॉक्स क्रिश्चियंस का सबसे बड़ा धार्मिक त्यौहार होता है। ये त्यौहार ईसा मसीह के ईस्टर यानी एक तरह से उनके दोबारा जन्म लेने की खुशी में मनाया जाता है। इस खास मौके पर यूक्रेन और रूस दोनों ने तय किया है कि 32 घंटों के लिए एक दूसरे पर कोई हमला नहीं करेंगे। बीबीसी की रिपोर्ट के मुताबिक यूक्रेन के राष्ट्रपति वोलोदिमीर ज़ेलेंस्की ने इसका प्रस्ताव रखा था। उन्होंने कई बार रूस से इसे लेकर के अनुरोध किया। इसके बाद रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने शनिवार 11 अप्रैल शाम 4 बजे से लेकर रविवार तक 32 घंटों के लिए युद्ध रोकने का ऐलान किया। इसके बाद ज़ेलेंस्की ने भी एक्स पर पोस्ट करके कहा कि यूक्रेन भी इसका पालन करेगा। उन्होंने कहा कि लोगों को खतरों से दूर शांतिपूर्ण ईस्टर की ज़रूरत है। रूस चाहे तो वो ईस्टर के बाद भी शांति रख सकता है और फिर से हमले नहीं कर सकता है। हम भी आशा करते हैं कि जहाँ जहाँ भी युद्ध है, अशांति है, वहाँ स्थायी शांति लौटे। नासा के आर्टेमिस मिशन में गए एस्ट्रोनॉट्स अब पृथ्वी पर लौट रहे हैं। सब कुछ ठीक रहा तो उनका कैप्सूल 10 अप्रैल को अमेरिकी समय के मुताबिक करीब 8 बजे सैन डिएगो कोस्ट पर पैसिफिक ओशियन में उतरेगा। भारत में ये समय 11 अप्रैल की सुबह करीब 5:30 बजे का होगा, लेकिन धरती पर वापसी ही पूरे मिशन का सबसे मुश्किल हिस्सा माना जा रहा है। जिस वक्त एस्ट्रोनॉट्स का ओरियन स्पेसक्राफ्ट धरती के एटमॉस्फेयर में एंटर करेगा, उस वक्त उसकी स्पीड साउंड की स्पीड से भी 30 गुना अधिक होगी। ऐसे में हवा के ज़्यादा दबाव पड़ने से कैप्सूल बहुत ज़्यादा गर्म हो जाता है। उसकी बाहरी परत का टेम्परेचर 2760 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच जाता है। हालांकि कैप्सूल की सुरक्षा के लिए एक हीट शील्ड लगाई जाती है, लेकिन खतरा तब भी बना रहता है। 2022 में आर्टेमिस मिशन 1 के दौरान भी हीट शील्ड में दिक्कत आई थी, जिसके बाद इस बार हीट शील्ड के डिज़ाइन और मटेरियल में बदलाव किया गया है। नासा ने भरोसा जताया है कि सभी एस्ट्रोनॉट्स सुरक्षित धरती पर लैंड करेंगे। इससे पहले नासा का ये मिशन 1 अप्रैल को फ्लोरिडा के केनेडी स्पेस सेंटर से लॉन्च किया गया था। 3 अमेरिकी और 1 कनाडाई एस्ट्रोनॉट इस मिशन पर गए हैं। मिशन के दौरान कई रिकॉर्ड्स भी बने। इंसानों ने धरती से सबसे दूर जाने का नया रिकॉर्ड कायम किया है। पहली बार एक ब्लैक, एक महिला और एक गैर अमेरिकी व्यक्ति चांद के मिशन पर गए। मिशन के दौरान चंद्रमा की सतह और धरती के भूतपूर्व तस्वीरें खींची गईं और चांद से जुड़ी कई नई जानकारियां भी इस मिशन से हमें मिली। फिलहाल आज का दुनियादारी यहीं तक। अपना और अपनों का ख्याल रखिए। देखते रहिए दी लालन टॉप।